जमुनापुर गांव में मुंशीलाल अपनी दो बेटी रीमा और सविता के साथ रहता था। मुंशीलाल गरीब था, इसलिए उसकी दोनों बेटियां गरीबी में पली बड़ी थी। अक्सर पैसा बचाने के लिए दोनों बहनें ज्यादातर कामों में जुगाड़ का सहारा ले लेती थी। सामान न होने पर भी कोई न कोई जुगाड़ करके उसका विकल्प ढूंढ लेती थी। उन दोनों की समझदारी और सुंदरता को देखकर सुरेखा अपने दोनों बेटों की शादी रीमा और सविता के साथ कर देती है। सुरेखा अपने पति और बच्चों के साथ बैंगलोर में रहती थी, इसलिए शादी के बाद उसकी दोनों बहुएं भी वही सबके साथ रहने लगी। संडे का दिन था। रीमा और सविता की ननद रोजी के कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए वो देर तक सो रही थी। उसके पतियों के ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसलिए दोनों अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी रोजी की जोर से आवाज सुनाई देती है। वो उठकर किचन की तरफ जाकर देखती है तो उसकी दोनों भाभियां काम कर रही थी। अरे मेरी गांव की गंवार भाभियों, इतने सुबह आप लोग किचन में क्या कर रहे हो? ननद जी, बात करने का का तरीका है। एक तो इतना सुबह में उठ के हम सब के लिए नाश्ता बनावत है और आप हमें गवार बोलत है, और नहीं तो का? बिल्कुल ठीक बोले थे रीमा दीदी। अरे आपको खाना खाने के लिए इतनी सुबह कौन बैठा है? आप लोगों को नींद नहीं आती तो कम से कम बाकी लोगों का तो ध्यान रखना चाहिए। ये आपका गांव नहीं है जो इतनी सुबह सुबह उठकर काम करने आ गई। खुद तो पूरे दिन आराम करती है और हमें सुबह में भी चैन से नहीं सोने देती। आज संडे का भी नींद खराब करती। पता नहीं माँ कहाँ से इन दोनों नमूनों को उठाकर घर ले आई। तीनों में बहस हो रही थी। तभी शोर सुनकर घर के बाकी लोग भी वहाँ आ गए। ये लो, अब तो सबकी नींद खुल गई। देख लो भैया, आपकी बीवियों के कारनामे। इतना बोलकर रोजी सारी बात अपने भाइयों को बता देती है। ये सुनकर रीमा अपने पति सुरेश से बोली, ए जी, ऐसन का गुनाह कर दिए जो आपकी बहन कब से हमरा सबके सुनाई जा रही है। रोजी, तुम शांत हो जाओ। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी भाभियों को शहर के तौर तरीके ज्यादा पता नहीं है। वो तो अपना काम ही कर रही थी। अपने भाइयों के समझाने पे रोजी शांत हो गई। उसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए। एक दिन रोजी को कॉलेज जाने के लिए तैयार होना था, इसलिए वो बाथरूम में जैसे ही नहाने गई, जाते ही जोर जोर से गुस्से में अपनी माँ को आवाज लगाने लगी। माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आना। वहाँ पहुँचते ही रोजी गुस्से में बोली, ये मिट्टी यहाँ कहाँ से आ गया? तभी सविता वहाँ आ जाती है और रोजी से बोली, ननद जी, वो कहाँ है ना, हम अपना सिर पियरी माटी से धोए हैं, वही माटी है, कोनो खराब चीज ना है। क्या मिट्टी से कौन सर धोता है? अरे जब यहाँ शैम्पू रखा है तो आपने मिट्टी से सर क्यों धोया? अरे ननद जी, ये कोनो ऐसन वैसन माटी ना है, पियरी माटी है। अरे एक इस्तेमाल से बाल एकदम चमक उठी। हम तो कहत है आप ही शैम्पू छोड़ के माटी के इस्तेमाल करी, बाल एकदम चमक जाए और शैम्पू के पैसा भी बच जाए। मेरी प्यारी भाभी, आपका जुगाड़ आपको ही मुबारक हो। आप ही इस्तेमाल करो ये चमत्कारी मिट्टी। मैं तो शैम्पू से ही बाल धोती हूँ। देख लिया माँ, आपकी बहू का कमाल। आपको यहाँ नहीं गांव में होना चाहिए था। क्या बोल रहे ननद जी? रोजी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी हरकतें तो वही गांव में रहने वाली जैसी है। अभी मिट्टी साफ कर दो, उसे नहाना है, कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगी। इसी तरह समय बीतने लगा, लेकिन रीमा और सविता की जुगाड़ वाली आदत खत्म नहीं हुई। आए दिन हमेशा कोई न कोई जुगाड़ करती, जिसकी वजह से उन्हें डांट भी सुननी पड़ती। कुछ समय बाद उसके सास की कुछ सहेलियां और रिश्तेदार उनके घर आने वाली थी। ये बात वो अपनी दोनों बहुओं को बताती है और बोलती है, घर की लाज रख लेना बहू, कोई गड़बड़ मत करना, वरना ये बाहर जाकर घर का बुराई करेगी और सबके सामने तुझे भी नीचा दिखाएगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है माँ जी, आप परेशान ना होइए, हम आपसे वादा करत है कि हम कुछ जुगाड़ ना करेंगे। उसके बाद दोनों बहुएं मेहमान के आने की तैयारी करने लगी। चल सविता, पहले हम रूम के चादर बदल देवत है, काहे कि मेहमान लोगन के सामने कोनो शिकायत न होवे के चाहिए। हाँ रीमा दीदी, हम सब घर के चमका देवत है। ओकरा बाद रसोई में जाके स्वादिष्ट खाना तैयार करल जाये। देखिए ऐसन खाना बनावल जाये कि शहर वाला उंगलियां चाटत रह जाये। इतनी बातें करने के बाद दोनों बहुएं खाना बनाने किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। उधर मेहमान भी आ जाते हैं। चल सविता, मेहमान आई गवा, अब जल्दी जल्दी हाथ चला और खीर में चीनी मिला के गैस बंद कर। सविता जैसे ही खीर में चीनी डालने के लिए डब्बा निकालती है तो चीनी खत्म था। रीमा दीदी, ये तो पूरा चीनी खत्म बा। का चीनी खत्म बा? हे भगवान, अब का होई? बाहर मेहमान आके बैठल है,
अब कौन मुँह से जाके बोली कि चीनी खत्म बा। अब लागत है गाँव वाला जुगाड़ करे के पड़ी। चीनी के जगह गुड़ डाल देवत है, वो भी तो मीठे लागेला। लेकिन ई शहर के लोगन के गुड़ के खीर पसंद ना आई और माजी से आपन शिकायत कर दी तब का होई। अब वो सब सोचे के समय ना बा, जे होई देख ले। इतना बोलकर रीमा खीर बनाने में लग गई और सविता उसके साथ उसकी मदद करने लगी। देखते ही देखते दोनों बहुएं मिलकर पूरी खीर सब्जी तैयार कर देती है। जब मेहमान को खाना परोसा जाता है तब उसकी सास खीर देखकर डर जाती है। हे भगवान, अब ये खीर की जगह इसने क्या बनाया है। न जाने अब इसने गांव का कौन सा जुगाड़ लगाया है। इतना समझाया था कुछ जुगाड़ मत करना, लेकिन ये सुनती कहाँ है। आज तो ये मेरी दोनों बहुएं बेइज्जती करवा के ही मानेगी। मेहमान ने जब खीर के बारे में उसकी सास से पूछा तब उसकी सास बोली, उसने अपने गांव का एक स्पेशल डिश बनाया है। वो डरते हुए मेहमानों से बोली, खाना शुरू कीजिए। खाना खाते ही महिलाएं उसकी बहुओं की तारीफ करने लगती है। तेरी बहू सच में गुनी है, क्या टेस्टी खाना बनाया है। ये खीर में अलग ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। आज पहली बार खा रही हूँ। मैंने कभी इतनी टेस्टी खीर नहीं खाई थी। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। अपनी बहुओं की इतनी तारीफ सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। आप बहुत किस्मत वाली है जो इतनी अच्छी बहुएं मिली है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। मेरी बहुएं हर काम में आगे है। इतनी बात करने के बाद सभी मेहमान चले गए। उसके जाते ही वो अपनी दोनों बहुओं को पास बुलाती है और खुश होकर सारी बातें बताती है कि कैसे महिलाएं उनकी तारीफ कर रही थी। ये सुनकर रीमा और सविता दोनों खुश हो जाती है। देखा माँ जी, हमारे जुगाड़ का कमाल। इतना बोलकर दोनों बहुएं सारी बात अपनी सास को बता देती है कि कैसे जुगाड़ करके उन्होंने खीर बनाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगता तब क्या करती। खाने पीने में इतना रिस्क क्यों लेना। सामान नहीं था तो मुझे बुलाकर बता देती। मैं किसी न किसी को भेजकर मंगवा लेती। आगे से ध्यान रखना, मेहमानों के सामने कोई जुगाड़ ना हो। इतना बोलकर उसकी सास चली जाती है। शाम को रोजी जब कॉलेज से घर आती है तब उसे सारी बात पता चलती है। हे भगवान, ये गुड़ का खीर कौन बनाता है। कोई गड़बड़ हो जाती तो हमारे घर की बदनामी हो जाती। तभी अजय बोला, कोई तो नहीं ना, काम अच्छे हो तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। माफ करना भैया, लेकिन मैं ऐसे जुगाड़ू काम के लिए कभी तारीफ नहीं कर सकती। इतना बोलकर रोजी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत गए। एक दिन अजय और सुरेश का बॉस अपनी पत्नी के साथ डिनर पर आने वाले थे। दोनों ने अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दिया था कि किसी काम में अपना कोई भी जुगाड़ न लगाए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, इसलिए खाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहले ही सब अच्छे से देख लो, कुछ भी कमी है तो बता देना, मैं बाजार से ला दूंगा। ठीक है जी, आप चिंता ना करी, कोई गड़बड़ ना हुई। रीमा और सविता दोनों अपने पति को भरोसा दिलाती है कि आज वो कोई भी जुगाड़ नहीं करेगी। अब शाम को जब उसका बॉस खाने पर उसके घर आता है तब दोनों बहनें स्वादिष्ट खाना बनाकर रखती है, लेकिन जैसे ही रोटी बनाने की बारी आती है तब गैस खत्म हो जाता है। ई का हो गए सविता, गैस खत्म हो गई। अब रोटी कैसे बनी। और दोनों भाई जुगाड़ करे से भी साफ मना कर देले बा। का करी समझ ना आ रहल बा। अब घर में मेहमान के सामने का बोली। दीदी, हमरा दिमाग में एगो जुगाड़ बा। सब खाना तो बन गेल बा, बस एगो रोटी बच गेल तो गोबर के उपला पर सेक के रोटी बन जाई। लेकिन ये गोबर के उपला कहाँ से आई। अरे दीदी, कुछ दिन पहले ही पूजा करेला माँ जी गाँव से उपला मंगवाई ले रहे। इतनी बातें करने के बाद दोनों बहनें किचन में ही गोबर के उपले पे रोटी सेकने लगी, जिससे पूरे घर में धुआं फैल गया और बॉस की पत्नी बेहोश हो गई। ये देखकर सुरेश और अजय जब किचन में गए तब उन्हें सारी बात पता चली। वो दोनों अपनी अपनी पत्नी को डांटने लगे और बॉस की पत्नी को झटपट हॉस्पिटल पहुंचा दिया। रीमा और सविता भी हॉस्पिटल पहुंची। होश आने के बाद उन दोनों ने उनकी पत्नी से माफी मांग ली। हमके माफ कर दी, अब हम आज के बाद कोई जुगाड़ ना करब। हमरा सबके समझ आ गए कि हर समय जुगाड़ करल सही न बा। उस दिन के बाद से उन्होंने जुगाड़ करना छोड़ दिया और अपने ससुराल वाले के तौर तरीके के हिसाब से रहने लगी। राधिका और नेहा अपनी माँ गिरजा के साथ किराए के घर में रहती थी। दोनों बेटियों के सर से पिता का साया बचपन में ही छिन गया था। उसके बाद गिरजा की सास उसे दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल देती है, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई बेटा नहीं था और अब उसका परिवार दोनों लड़कियों की शादी का बोझ नहीं उठाना चाहता था। गिरजा अलग रह के घर में ही सिलाई का काम शुरू करती है और अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाती है। एक दिन उसकी दोनों बेटियां स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी गिरजा बोली,
मेरी प्यारी बेटियों, तुम लोग बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि मेरे अलावा तुम लोगों को संभालने वाला कोई नहीं है। कल को मैं रहूं या ना रहूं, तुम लोग पढ़ लिख कर काबिल बन जाओ, जिससे तुम लोग काम करके अच्छी जिंदगी जी सको। हाँ माँ, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और नौकरी भी करेंगे। उसके बाद हमारा भी अपना घर होगा और हम लोग आपको ज्यादा काम भी नहीं करने देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना बोलकर दोनों स्कूल चली जाती है। राधिका बड़ी बेटी थी, इसलिए जब भी स्कूल की छुट्टी होती तो वो अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती थी। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ समय बाद राधिका की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी भी लग गई। ये सुनकर गिरजा बहुत खुश होती है। बेटी, आज तुम्हारी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। हाँ दीदी, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब तो आपसे रोज पार्टी लूंगी। राधिका की नौकरी लग जाने से जैसे घर की आधी समस्या दूर हो गई थी। अब घर के आधे खर्चे राधिका ही संभाल लेती थी। कुछ समय बाद राधिका के लिए शादी का रिश्ता आया, लेकिन उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। ये देखकर उसकी माँ अपनी बेटी से पूछती है, क्या बात है बेटा, इतना अच्छा रिश्ता आया है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी तू शादी के लिए मना क्यों कर रही है? माँ, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरे बेटा, मैं अकेले कहाँ हूँ, नेहा तो है ना मेरे साथ। लेकिन माँ, नेहा अभी छोटी है, वो अकेले आपका ध्यान कैसे रखेगी? हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, जब तक शरीर में जान है तब तक काम करती रहूंगी। तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे तेरी जिम्मेदारी निभा दी, वैसे ही नेहा की भी निभाऊंगी। वैसे भी समय से शादी ब्याह हो जाए तो माता पिता के सर से जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। वैसे भी कौन सा तू हमसे दूर जा रही है, इसी शहर में रहेगी। तेरा जब मन करे आते जाते रहना, तेरा ही घर है। तू ससुराल में भी रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है। आलोक बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरा साथ भी देगा। माँ के काफी समझाने के बाद राधिका शादी के लिए मान गई और कुछ ही दिन में राधिका और आलोक की शादी भी हो गई। राधिका खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही थी। एक ही शहर में होने के कारण अक्सर सबसे मिलने वो अपने मायके आ जाया करती थी। जब भी उसकी सैलरी आती, वो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे अपनी माँ और बहन को देकर जाती थी। इसी तरह कुछ साल बीत गए। एक दिन अचानक गिरजा की तबीयत खराब हो गई। नेहा जब कॉलेज से आई तब उसने अपनी माँ की खराब हालत देखी और अपनी बहन राधिका को कॉल करके सारी बात बता देती है। उसके बाद राधिका और उसका पति जल्दी वहाँ पहुँचकर गिरजा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। इलाज के बाद गिरजा घर आती है और उस दिन राधिका अपने माँ के पास ही रुक जाती है। सभी आपस में बात कर रहे थे। माँ, आप अपना ध्यान नहीं रखती। राधिका बेटा, मैं तो अपना ध्यान रखती हूँ, लेकिन उम्र ढलने के साथ कभी कभी सेहत खराब होना तो आम बात है। अब तो बस नेहा की शादी हो जाए तो समझ लूंगी मैंने गंगा नहा लिया। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करने वाली। मैं भी शादी करके चली गई तो आपके पास कौन रहेगा? अरे मेरी चिंता ज्यादा मत कर, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। तुम्हारी शादी अच्छे घर में करूंगी ताकि वो तुम्हें आगे की पढ़ाई में मदद कर सके। अरे बेटियों को शादी करके एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। इतनी बातचीत होने के बाद अगले दिन राधिका अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपने पति और सास से अपनी माँ को घर लाने की बात करती है। पति तो मान जाता है, लेकिन सास को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए वो राधिका को बोली, देखो बहू, वैसे भी तू अपनी कमाई का आधा हिस्सा तो अपनी माँ को ही दे देती हो। हमने कभी रोक टोक भी नहीं की, लेकिन अगर तुम्हारी माँ यहाँ आकर रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? माँ जी, पापा के मरने के बाद माँ को अपने ही घर से निकाल दिया गया। ऐसे में माँ ने सब कुछ संभाल लिया, वरना पता नहीं हमारी जिंदगी कैसी होती। उन्होंने बहुत मुश्किल से हम दोनों बहनों को बड़ा किया है और अब ऐसी अवस्था में मैं उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? नेहा की शादी के बाद वो अकेले हो जाएगी, उसके बाद उनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, तुम अपनी माँ को यहाँ रख लो, लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है बातें बनाना। अब कुछ समय बाद राधिका जब मायके जाती है तब वो अपनी माँ गिरजा को अपने ससुराल ले जाने की बात करती है और नेहा को भी शादी के लिए मना लेती है। कुछ समय बाद नेहा की शादी भी गौरव से हो जाती है। अब नेहा गौरव के साथ दूसरे शहर में रहने लगती है। उसका ससुराल बहुत अमीर था। गरीब घर से होने के कारण नेहा की सास उसे किसी न किसी बहाने ताना सुनाया करती थी। वो जब भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ कहने जाती तब गौरव उसे उल्टा दो चार बातें सुना देता। नेहा अपनी माँ और बहन को ये सारी बात बताकर तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बहुत मुश्किल से एक एक रुपया जोड़कर उसकी माँ ने शादी कराई है। जब भी नेहा की बात अपनी माँ या बहन से होती तब वो बोलती थी कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अब उसकी माँ और बहन को भी लगता था कि उनकी लाडली नेहा ससुराल में बहुत खुश है। अब यहाँ नेहा की शादी के बाद राधिका अपनी माँ को अपने ससुराल ले आती है, लेकिन उसकी सास किसी न किसी बहाने अपनी
समधन को ताना मारती थी, लेकिन घर में कोई कलेश न हो जाए इसलिए वो अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन राधिका की सास गिरजा से बोली, क्या बात है समधन जी, आपके तो ऐसे बिना कुछ किए फ्री में सब मिल रहा है। अरे एक ही शहर में बेटी ब्याहने का बड़ा फायदा मिलता है, बिना कुछ खर्च के बेटी के घर में रहो। हमारे खानदान का तो ऐसा रिवाज नहीं है कि कोई माँ अपनी बेटी के ससुराल में रहे, लेकिन अब रहने वालों को ही सब नहीं है तो और लोग क्या कर सकते हैं। ये सारी बात राधिका चुपके से सुन लेती है। उस समय तो वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जब उसकी माँ कमरे में जाती है तब राधिका इस बारे में अपनी माँ से पूछती है। एक बात बताओ माँ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ क्या? मेरी सास तुम्हें इतना सुनाती है और तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। बेटी, उनका तो काम है बोलना, उनका अपना घर है, वो तुम्हारी सास भी है, दो चार बातें सुना भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन माँ, वो मुझे सुना सकती है, आपको नहीं। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। रुक जा राधिका, उन्हें कुछ मत बोल, मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अच्छा तो ये सब बात छोड़, ये बता तुम्हारी नेहा से बात हुई क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, वो अपने ससुराल में बहुत खुश है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा एक काम कर राधिका, बहुत दिन हो गए मेरी बच्ची से मिले, शादी के बाद उससे एक बार भी नहीं मिली। उसको देखने का बहुत मन हो रहा है, तू मेरे जाने का बंदोबस्त करवा दे, कुछ दिन उसके साथ रहना चाहती हूँ। हाँ माँ चली जाओ, मेरी सास का भी मुंह बंद हो जाएगा। इतना बोलकर वो अपनी माँ को बस में बिठा देती है और नेहा को फोन करके बता देती है। नेहा को जब पता चलता है कि उसकी माँ आ रही है तब वो बहुत उदास हो जाती है, इसलिए वो अपनी सास और पति को समझाती है कि जब तक उसकी माँ यहाँ रहे प्लीज आप लोग थोड़ा शांत रहना। अब जब नेहा की माँ घर आती है तब नेहा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, लेकिन ये क्या, इतनी पतली कैसे हो गई? इतने अमीर ससुराल वाले हैं फिर भी तुझे सही से खाना नहीं देते। ठहर, अभी तेरी सास की खबर लेती हूँ। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। आइए समधन जी, आपको मेरा घर कैसा लगा? हाँ आपका घर तो बहुत अच्छा है, आपने तो कभी ऐसा घर नहीं देखा होगा। नहीं समधन जी, मेरी बड़ी बेटी राधिका का ससुराल बहुत अच्छा है। उसकी सास आगे कुछ बोलती उससे पहले नेहा बोली, चलो माँ खाना खाकर आराम करो, काफी थक गई होगी। अपनी बेटी की बात मानकर गिरजा खाना खाकर आराम करने लगी। कुछ दिन तक तो नेहा परिस्थिति को संभालती रही, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसकी माँ ने देखा नेहा से उसकी सास बहुत काम करवाती है। गौरव भी सीधे मुंह उससे बात नहीं करता। ये देखकर उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो नेहा से बोली, नेहा इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद भी तेरी सास तुझसे इतना काम क्यों करवाती है? माँ, उन्हें नौकरों के हाथ का काम पसंद नहीं है। अच्छा एक बात बता, दामाद जी तुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? उनको ज्यादा ऑफिस का टेंशन रहता है, इसलिए कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन आप इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। बेटी की बात सुनकर गिरजा अपने कमरे में चली जाती है। तभी रसोई से किसी के डांटने की आवाज आती है। अरे कैसे इतनी जल्दी राशन का सामान खत्म हो गया? कहीं तूने सारा राशन अपनी माँ के लिए तो छुपा कर नहीं रख दिया? कैसी बात कर रही हो माँ जी, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? बेटी का अमीर ससुराल है तो सोचा होगा यहीं के राशन से अपना घर भी चला लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है माँ जी, जरा धीरे बोलिए, मेरी माँ सुन लेगी। लेकिन इनको क्या पता था कि गिरजा उनकी सारी बातें सुन रही है। जब तक शाम को गौरव ऑफिस से घर आता है तब हमेशा की तरह नेहा को एक छोटी सी बात के लिए डांटता है। ये सब देखकर गिरजा बहुत दुखी होती है। मेरी बेटी तो यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है, मतलब इतने दिनों से वो झूठ बोल रही थी। मैं कल ही उससे इस बारे में बात करती हूँ। अगले दिन जब नेहा घर का काम कर रही थी तभी उसकी सास आकर उस पर चिल्लाने लगती है, अभी तक तेरा काम खत्म नहीं हुआ, तू खाना कब बनाएगी? इतना अत्याचार देखकर गिरजा बोलती है, ये कोई मशीन नहीं है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहे। मेरी बेटी इतना काम नहीं करेगी। तेरे ससुराल वाले इतना अत्याचार करते हैं, तूने पहले क्यों नहीं बोला? अरे मैं भी जिंदा हूँ, तुझे ये सब सहने की जरूरत नहीं है। नेहा अपनी माँ की बात सुनकर रोने लगती है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगी। जहाँ तेरी इज्जत ना हो वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हाँ ले जाइए, मैं भी देखती हूँ कब तक अपने माँ के घर में रहती है। इतना सुनकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। जब राधिका
को सारी बात पता चलती है तब उसे भी बहुत दुख होता है, इसलिए राधिका नेहा को भी अपने घर में रख लेती है और उसे आगे की पढ़ाई करवाती है। राधिका की सास को उसकी बहन और माँ का साथ रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने बेटे के कान भर देती है। इसलिए एक दिन राधिका का पति उसे बोलता है, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। पहले तो माँ जी ही बोझ थी, अब तुम्हारी बहन भी आ गई। अब जैसा भी हो उसका ससुराल है, अपने पति के साथ समझौता करके रह लेना चाहिए था। ये सारी बातें नेहा सुन लेती है, इसलिए वो राधिका से बात करके कुछ समय के लिए अलग किराए का घर लेकर अपनी माँ के साथ रहने लगती है और आगे की पढ़ाई पर ध्यान देती है। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद नेहा की सरकारी नौकरी लग जाती है। उसके बाद उसे एक सरकारी घर मिलता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ आराम से रहने लगती है। एक दिन अचानक गिरजा की तबीयत खराब हो जाती है। जब राधिका को पता चला तब वो भी अपनी माँ को देखने आ जाती है। कुछ समय तक राधिका वहीं रुककर अपनी माँ की देखभाल करती है। तभी राधिका को फोन आता है कि उसकी सास का पैर टूट गया है। ये खबर सुनते ही गिरजा बोली, तू जाकर अपनी सास का देखभाल कर, मेरा ध्यान रखने के लिए नेहा है। उसके बाद वो अपने ससुराल चली जाती है और अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखती है। ये सब देखकर एक दिन राधिका की सास बोली, तेरी माँ की तबीयत खराब है, फिर भी तू यहाँ मेरा ध्यान रख रही है। हाँ माँ जी, मुझे आपकी देखभाल करने के लिए माँ ने ही मुझे वापस भेज दिया। ये बात सुनकर उसकी सास की आंखें भर जाती है। मैंने तुम्हारी माँ को इतना उल्टा सीधा बोला, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। राधिका की मेहनत और देखभाल के बाद कुछ ही महीनों में उसकी सास ठीक हो गई। उसके बाद वो राधिका की माँ के पास जाकर माफी मांगती है। समथिन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन आपने मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ा और अपनी तकलीफ भूलकर मेरा ध्यान रखने के लिए अपनी बेटी को भेज दिया। कुछ समय बाद जब नेहा के सरकारी नौकरी की खबर उसके ससुराल वालों को मिलती है तब उसकी सास और पति दोनों उससे माफी मांगने नेहा के घर आते हैं। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है। तुम्हारे जाने के बाद हमें तुम्हारी अहमियत समझ में आई। तुमने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा था, मेरे बेटे की भी नौकरी चली गई, सब खत्म हो गया। मुझे भी माफ कर दो नेहा, तुम्हारी गरीबी के कारण मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी है। नेहा और उसकी माँ को भी गौरव और उसके परिवार पर दया आ जाती है, इसलिए वो दोनों को माफ कर देती हैं। उसके बाद गौरव भी उसी शहर में जॉब करने लगा और पूरा परिवार नेहा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।